सर नमस्कार। सर नमस्कार मैम। ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने समय दिया हमें जो है। अरे नहीं सर, आप लोगों ने इतनी गाइडेंस दी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं मैम, बिल्कुल। देखिए, अप्रिशिएशन आपका इतना काफ़ी हम लोगों के लिए, क्योंकि एक मोटिवेशन सोर्स की तरह काम करता है। तो मैंने कहा एक जी छोटा सा सर, सेशन जो है आपके साथ रख लिया जाए, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो सारी चीज़ें थोड़ा सा समझ पाए। बिल्कुल सर। जी मैम। ठीक है मैम, तो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट। यस सर, वी कैन स्टार्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस सर। सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अभी जो हाल फिलहाल में यूकेपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट आया, अभी जो है एक दिन पहले जस्ट आया है, उसमें मैम की काफ़ी अच्छी रैंक आई है। और मैम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैम का नाम पूरा है जो है गौरी कुकरेती जी हैं। और इन्होंने यूकेपीएससी की जो ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा है उसमें 9th रैंक हासिल की है। तो काफ़ी एक अच्छी अपने आप में रैंक होती है, और मोरल बूस्टर की तरह काम करती है। और बाकी मैम से जो है उनके बेसिक जो एजुकेशन स्कूलिंग वगैरह उन सब की जानकारी जो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो मन में होते हैं, वो सब सारी बातों पे हम लोग जो है बात कर लेंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैम, थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, आपकी स्कूलिंग कैसी रही है, क्योंकि एक होता है ना बच्चों के मन में कि मतलब हमारी क्या बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, या फिर बेसिक स्कूलिंग से भी हम काफ़ी चीज़ें जो है अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। सर मैं तो देहरादून को बिलॉन्ग करती हूँ जी और देहरादून में स्कूलिंग तो ख़ैर थोड़ी अच्छी है ही है। मैं आईसीएसई और आईएससी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ। जी जी। तो स्कूलिंग मेरे इन बोर्ड से है एंड मेरा जो बी फार्म और एम फार्म मेरा सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी देहरादून से है। हम्म। एंड सेकेंडली मेरा वो भी बेसिकली जीपैट 2 बार मैंने क्वालिफ़ाई कर रखा है। जी जी। मैंने 1 साल इंडस्ट्री में भी जॉब की है और 11 साल मुझे एकेडमिक्स का भी एक्सपीरियंस है। जी जी। साथ में मैं वुमेन साइंटिस्ट की सी की भी होल्डर हूँ। किरण जी जी। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डीएसटी की 1 साल की जो फेलोशिप होती है उसको भी मैंने अवेल किया है। जी जी। तो पेटेंटिंग वाला काम भी मैं करती हूँ। जी तो मोरओवर मेरा ये बैकग्राउंड है, करंटली मैं पीएचडी भी कर रही हूँ जी। इन फार्मास्यूटिक्स। सो दिस इज़ माय बैकग्राउंड एंड येस अभी डीआई की पोज़ीशन आई तो फिर आई जस्ट थॉट कि ये ज़रूरी है, इसको ज़रूर हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि कोई बिल्कुल रिग्रेट ना मैम। रहे। तो बस वही करा और आप लोगों की गाइडेंस की वज़ह से ये सब पॉसिबल हो पाया। नहीं मैम, एक स्ट्रॉन्ग अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, और आपने काफ़ी जो है एक्सपीरियंस भी काफ़ी इस डोमेन में आपका है। और सबसे जी अच्छी सर। बात है कि ये मल्टीपल डोमेन में एक्सपीरियंस है आपका। तो येस सर। डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में काफ़ी मददगार भी रहा होगा, और काफ़ी क्वेश्चंस भी पुटअप हुए होंगे। तो वैसे तो मैं हम लोग डेफ़िनिटली काफ़ी, सर। हाँ, काफ़ी काफ़ी सालों से जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फील्ड में भी काफ़ी है, काफ़ी अनुभव मुझे भी हो गया है। लेकिन मेरा ऐसा स्ट्रांग बिलीफ है कि भाई सबकी अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है, और सब अपने तरीके से सिलेक्ट होते हैं। और पढ़ने को तो सब लोग कॉमनली सभी लोग सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, बट कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस होती है। तो थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैम कि आपकी जर्नी के दौरान जो है कुछ यूनिकनेस ऐसी आपने फॉलो की हो, या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज रही हो। सर बस यूनिकनेस यही थी कि एक तो सिलेबस जितना था मैं मैक्सिमम जितना कर पाई, जी उतना मैंने करा है। जो अपना फ़ील्ड का था वो भी पढ़ा, बाकी और सब्जेक्ट्स को भी मैंने टच किया जी। कि जी एटलीस्ट इतना करा कि इन केस कुछ और भी आ जाए, तो क्योंकि 12 साल का गैप है मेरा एम-फार्म और जी। जी जॉब के बीच, तो मैंने फिर भी इतना कर लिया। क्लासिफ़िकेशन कॉलोजी का जैसे कोगनोसी की कुछ मेन ड्रग्स, जी। जी एनालिसिस मैंने अच्छे से की। दो सब कुछ मैंने सूटिक्स वगैरह अच्छे से देखी ताकि कुछ आए तो मैं एटलीस्ट अनअटेम्प्टेड मत मत दूँ उसे अच्छे से, मतलब सूटिक्स में भी बायोफ़ार्म भी देखी मैंने, फिर पीपी भी देखी। साथ में सर जो मेन एक तो जूरिस्प्रूडेंस है उसको भी मैंने अच्छे से देखा क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द हार्ट फॉर द डीआई, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे से देखा। जी। पूरी जी। डीएनसी एक्ट मैंने ख़ैर ख़ासकर इंटरव्यू के लिए तो मैंने जो जूर स्टूडेंट्स को क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी। का तो आपको पता ही है कि जी जी। कोई सिलेबस नहीं होता। जी जी, ओपन तो होता है पूरा। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का आपको पता ही है, वो जो लिमिटेड जो भी सिलेबस था वो मैंने अच्छे से थोरोली पढ़ा और जहाँ मुझे लगा कि मैं वैसे रिटेन नहीं हो रहा तो मैंने उसके नोट्स बना दिए, शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स बना दिए, ताकि क्या है कि लास्ट-लास्ट में उसको रिवाइज़ करना आसान रह जाए। और मेरा ये भी मानना है जब हम थोड़ा लिखते हैं तो कुछ चीज़ जो रजिस्टर नहीं हो रही है दिमाग में वो अच्छे से रजिस्टर हो जाती है। जी जी। राइटिंग से वैसे भी कहते हैं कि हाल्फ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। यस यस, तो एब्सोल्युटली। मैंने ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई। बाकी इंटरव्यू के टाइम मैंने डीएनसी एक्ट पे अच्छा खासा ध्यान ध्यान दिया। जी जी। तो मैंने मतलब अच्छे से करा तो उस तरफ मैंने सेक्शंस वगैरह भी वहाँ कोट किए थे, जो लोग कहते हैं कि से पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर के, तो मैंने सेक्शन 23, 23 ए, बी ऐसे करके भी बताया। अडल्टरेटेड है 17 ए, 17 बी आपका जो स्प्यूरियस है, जो विद सेक्शंस मैंने कोट किए। तो मुझे लगता है ये शायद एक एज मिली होगी मुझे।
यस। बट ये है कि और अच्छा कर सकती थी थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा और टॉप 5 में आ सकती थी, बस थोड़ी-सी मेरी बट ये कोई गड़बड़ इशू नहीं हो गई मैम, आपने अपनी तरफ से एंड बेस्ट एफर्ट दिया, और बेस्ट की। सबकी इक्वलेंट पोजीशन ही है। हालांकि उसमें हुँ, सीरियल 1 और सीरियल 10 से उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सभी लोग फ़र्क लिस्ट नहीं में। है इससे ज़्यादा। जी, क्योंकि सबको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। बिल्कुल सर। मैम एक चीज़ थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग हैं, बहुत सारे इसमें लोग जुड़े हुए हैं जो काफ़ी साल से गैप हो गया है। तो हाँ एक तो ये जी। बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है। दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक तो जो अभी जस्ट फ्रेशर पास आउट हुए हैं 2022-23 सेशन वाले, एक तो वो उस तरीके के कैंडिडेट होते हैं, और कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं जो काफ़ी गैप हो चुका होता है। तो सबके अपने कंडीशंस है, सबके अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी साल जो है लंबी पढ़ाई छूट चुकी है। तो वो कैसे मैनेज किया जाए, उनका ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है कि भाई बहुत दिनों पहले हमने पढ़ाई की, छूट गई है, अब कैसे उसको जो है रिदम मेंटेन किया जाए। तो आपने कैसे अपनी इस सो जर्नी में जैसे कैसे इस चीज़ को कैसे किया मैनेज मैम? तो जैसे मैं एकेडमिक्स से हूँ, तो सूटिक्स के लिए तो मुझे चलो हेल्प मिल गई। जी लेकिन हम जनरली क्या है हम कोलॉजी नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा। जी जी मतलब पढ़ते हैं पर उतना कि काम भर का। कोग्नूसी और सब्जेक्ट से बिल्कुल टच हट जाता है। अब मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मेरा एक थोड़ा दिमाग उस ओरिएंटेशन में है। जी लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो गैप तो हमारे लिए भी बहुत रहता है। ठीक है? और व्हेन यू आर टेकिंग अ लेक्चर कभी-कभार बुक भी फ्लिप कर लेते हो, पर एग्ज़ाम में वो स्कोप नहीं होता। तो यस। मुझे लगता है कि ये गैप से डरना नहीं चाहिए। ठीक है? तो वो गैप आप फिल कर सकते हो विद एनी, मतलब मुझे लगता है हर चीज़ अटेन कर सकते हो विद कंसिस्टेंसी। मतलब यस। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी यस, तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब यस। चाहे आप एक घड़े में 1 बूंद भरो रोज़, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप एक दिन में आपने आधा पेज भी पढ़ा ना, तो वो मुझे लगता है बहुत है। तो अगर वो गैप फ़िल करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी अब और आपको फ़िल अपने दिमाग को पुराने स्टूडेंट मोड पे ले जाके, क्योंकि हमारे मुझे लगता है सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रहता है। अगर हम बिल्कुल उसको बिल्कुल। थोड़ा रिवाइज़ करें और अपने आप को थोड़ा बुक को फ़ील करें और एकदम पॉज़िटिविटी से पढ़ें, तो दिमाग में सब रिकॉल हो जाता है। तो ये सब मुझे लगता है, ये सब बातें हैं कि गैप वाले नहीं कर सकते, गैप वाले सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए यस। कितने-कितने गैप वालों ने यूकेटीआई क्वालीफाई किया है हाँ हाँ, काफ़ी और एक्सपीरियंस फ्रेशर्स होल्डर ने हैं भी किया इसमें है। तो ऑलरेडी लिस्ट में। तो मुझे लगता है ये फ्रेशर और ये गैप वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, आपकी अगर परसिवरेंस और मेहनत है, तो दैट मीन्स यू कैन डू इट एट एनी यस, एज और एनी एक्सपीरियंस। श्योरली मैम। इंटरव्यू का मैम एक मेजर कंसर्न रहता है कि इंटरव्यू के जैसे आप लोग जब भी जुड़े प्रोग्राम वगैरह से, तो उसमें मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन यह है कि एक पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम चलाया जाए तो थोड़ा सा वो एक बेटर अप्रोच होती है। इंटरव्यू को लेके गाइडेंस काफ़ी कम अवेलेबल है, लेकिन अभी आप लोग चूंकि उस पद पे ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ गाइड फॉर फ्रेशर कैंडिडेट। तो राइट सर। आपने कैसे इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, कैसे प्रिपरेशन आपने की, और इंटरव्यू में वहां पर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा सा साझा करिएगा सर इंटरव्यू में पैनल एक के तो साथ में। मैंने जो जूरिस का मैंने बताया, वो सारे सब्जेक्ट्स तो मैंने करे ही। और ठीक है। जूरिस को मैंने खासकर डीएनसी एक्ट जो आपने भी बोला था, वो मैंने अच्छे से, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव है, उसको पढ़ना भी ना जी इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो मैंने यस यस। करके नोट्स बना के इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो तो मैंने करे। फिर जो इंपॉर्टेंट, जैसे पावर ऑफ इंस्पेक्टर क्या है, प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर क्या है, अडल्ट्रेशन क्या है, तो ये मेन मेन चीज़ें सेक्शंस के साथ अच्छे से की। फिर सर इसको क्या किया, जो लेटेस्ट फार्मा में करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो कौन-सी ड्रग बैन हुई है, जी कौन-सी ड्रग आपकी मतलब कुछ एनएसक्यू क्या होता है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कब आया, किन-किन ड्रग्स में पाया गया, सैंपलिंग जो आजकल बिल्कुल लेटेस्ट है, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी के आप हेल्थ केयर के उसमें जाएँगे, तो डेफिनिटली आपको सारे हेल्थ केयर और फार्मा बायोटेक से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी। तो मैं बहुत क्लोज़ली फॉलो करती थी। और सीडीएससीओ की वेबसाइट, आईपीसी, आईपी के बारे में डिटेल्स, इवन कि जी कलर कौन सा लेटेस्ट आईपी का, जी जी। मतलब डिटेल्स, मुझे लगता है गॉड लाइज़ इन डिटेल। तो छोटी-छोटी जो डिटेल्स, मतलब मैंने उसको अपनी तरफ से पूरी फ़ॉलो की, मतलब कि हो जाए। और उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करी, उन्होंने कुछ सिचुएशनल जैसे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चंस भी दिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ पूछे होंगे आपसे, हाँ जी। तो जैसे कुछ आप शेयर करना चाहें मैम, कुछ क्वेश्चन जैसे किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं सिचुएशन बेस्ड में? सिच सिचुएशन बेस में उन्होंने मतलब क्वेश्चंस मुझे इस टाइप से पूछे कि अगर बाय द वे आप किसी रिटेल काउंटर में जाते हैं और वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट नहीं है, कोई गैर फार्मासिस्ट आपका रिटेल काउंटर चला रहा है, तो आप उस केस में क्या करेंगे और कैसे उसको प्रोसीड करेंगे? या आपका एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ इंजेक्टेबल्स है, लेकिन वो ट्रक टूट गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसमें, तो थोड़ा 2-3 घंटे स्ट्रैंडेड रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे? मतलब इसको जाने देंगे या क्या करेंगे? ऐसे-ऐसे करके। तो लोग, ऐसे कुछ लोग आप पे क्वेश्चंस प्रेशर को बनाएँगे। कैसे हम लोग टैकल करें, क्योंकि हम लोग तो अभी एक्सपीरियंस है नहीं, उस पोस्ट के लिए हम लोग चयनित होने जा रहे हैं। तो ऐसे हाँ जी। क्वेश्चंस को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस समय, या फिर हमें कुछ जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनसे इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना चाहिए बात करके?
थोड़ा बहुत तो एक कोई जो इस फील्ड का है, उसे फिगर आउट कर लेते हैं। जी दूसरा जी। क्या है, चलो ये तो एक थोड़ा वैसा क्वेश्चन हो गया टेक्निकल कि आपका है तो स्टेबिलिटी आप करते ही करते हैं, आप ट्रक में जो है अगर आपको डाउट है तो आप सैंपल ले लीजिए और क्या डीआई कर क्या सकता है, आप ये सोचो, हमारा पर्व्यू क्या है? सबसे ज़्यादा ये सोचना चाहिए हमारा पर्व्यू कहाँ-कहाँ तक आ सकता है। तो उस पर्व्यू के अंदर ही सारे आंसर्स हैं, आंसर सारे एक ही चीज़ में है कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्वालिटी, एफिकेसी ये सब। मतलब बस ये है कि दिमाग को वो वहाँ दौड़ाना है कि ऐसा कोई अजीब सा क्वेश्चन आ गया तो हाउ वी विल डू इट। हाँ, आप किसी अब फील्ड के प्रोफेशनल से भी पूछ सकते हैं और वो एक तरह से आपकी सेंस मैच्योरिटी भी देखते हैं कि यू आर मैच्योर इनफ। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सारे आंसर ना आते हो तो आप कैसे मैच्योरली उसे हैंडल करके आप पास ऑन कर रहे हैं एंड जी हाउ यू आर डीलिंग थिंग्स ना, और कैसे अपना ब्रेन लगा रहे हैं कि ठीक है एक सिचुएशन के ज़रूरी नहीं है सबको सब कुछ पता हो, लेकिन उसने फिर भी ब्रेन लगाया है, तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब एक एप्रिशिएटेबल मतलब मुझे लगता है एस्पेक्ट रहता है डीआई की उसके लिए। यस। मैम, जब इंटरव्यू की बात हो रही है तो एक एक्चुअली ड्रेसिंग सेंस को भी लेके रहता है। जैसे अभी कुंदन जी का मैंने इंटरव्यू किया था, उनकी रैंक 1 आई थी बीपीएससी में, और ऑलरेडी हुँ, वो हुँ। एडीआई की पोस्ट पे काम कर रहे थे। तो हुँ, उन्होंने हुँ, कुछ हुँ। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए ड्रेसिंग सेंस को लेके, खास करके मेल में। बट हुँ। फीमेल्स को लेके क्या कुछ स्पेसिफिक ड्रेसिंग को लेके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, या फिर हम ऐसे जनरल कैसे मैनेज करते हैं इस सब चीज़ों को ड्रेसिंग सेंस को लेके? सर अब वो मुझे ये नहीं मैं कह सकती कि सामने वाला क्या समझ रहा है, बट मेरा मतलब ये है कि योर ड्रेस इज़ योर एड्रेस। आप अपनी ड्रेसिंग पे कितना खुद को एफर्ट लगाते हैं, कितना क्लीन और कितना पॉलिश और कितना प्रोफेशनल दिखते हैं, इससे आपको पता लगता है सामने वाले को कि आप कितने सीरियस हैं इस पोज़ीशन के लिए, ठीक है? अब जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो हम चाहते हैं बेस्ट लुक दें, तो यस ये यस। भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। तो अगर उसको हम सीरियसली लेंगे, वेल ड्रेस्ड हो, अच्छी अगर लड़की अच्छी साड़ी या अच्छा-सा सूट पहन के, हम्म क्लियरली नीटली टाइड हेयर, हम्म। कोम्ब हेयर, हाथ में वॉच हो, तो एक पॉइज़ और एलिगेंस तो सर आता ही आता है। इससे यस ये है कि आप में वो मैच्योरिटी आप खुद को कैरी कर सकते हो। जब आप खुद को कैरी कर पाओगे तभी तो ये पोज़ीशन कैरी कर पाओगे। यस, डेफिनेटली मैम, बहुत अच्छी बात तो आपने इट्स अ बोली। वेरी इंपोर्टेंट, मुझे लगता है ड्रेस इज़ योर एड्रेस। यस यस, अटायर पे काफ़ी जो है वो लोग थोड़ा सा मार्किंग करते हैं वो लोग। करते हैं। और यस। मैम, बच्चों का ये जो सारे क्वेश्चंस मैं पुट अप कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं चैट बॉक्स में मेरे पास आते रहते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, या फिर जी, 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 और जी, लोगों जी। से बात होती है तो वो लोग डिस्कस करते रहते हैं। अब हाँ जी, हाँ प्रिपरेशन जी। का मैम कैसे स्टार्ट किया जाए, मतलब बेसिक कैसे, जैसे मैं बच्चों को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैं अपने तजुर्बे से सीख पाया हूँ, कि सबसे पहले आप एग्जाम के बारे में जानिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हुँ। होते हैं जो एग्जाम को नहीं जानते, फिर वो लास्ट में क्या होता है कि अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते और फेल्योर उसका नतीजा होता है। तो पहले हुँ, एग्जाम हुँ, को हुँ। समझना जरूरी है, फिर उसके पेपर्स आप देखिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए, थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट बनाइए, उसको रिवाइज करिए, और फिर फाइनली जो प्रैक्टिस करके एग्जाम दीजिए। तो इससे हट के कुछ यूनिक थिंग ऐसी रही हो, या इनमें सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा नजर आता है सर कि? मैं तो यही कहूँगी कि पहले तो जैसे आपने बोला स्ट्रैटेजाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यस कहते हैं ना हार्ड वर्क विदाउट स्ट्रैटेजी इज़ ऑफ नो यूज़। तो यस। पहले स्ट्रैटेजाइज़ करिए और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का आप एक बार एनालिसिस करो कि मैं किस में बहुत अच्छा हूँ। जी जो ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं उसको पहले तो आप पक्का कर लीजिए। जहाँ आपको लगता है कि हाँ, आप थोड़ा कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको बहुत मेहनत करके लिख के चाहे जैसे भी करके अपने आप को अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग पे ग्रास्प करिए। या आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप राय लें, है ना? ताकि वो आप उसको अच्छे से इनैमुलेट कर लें अपने अंदर। क्योंकि क्योंकि अगर आपको मतलब मुझे है कि स्ट्रेंथ है ना और वीकनेस का सबको पता होता है अपनी। तो अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करें, स्ट्रेंथ को पक्का बनाइए और वीकनेस को भी मतलब जो वीकनेस का उस पे क्राइटेरिया से काम हटा करना के पड़ेगा स्ट्रेंथ थोड़ा सा। में करें, यस यस ये यस। है। तो मुझे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगती है और बाकी क्या है इसको पढ़ें आप इस तरीके से पढ़ें कि आप एग्ज़ामिनर का दिमाग ले रहे हैं। ये एग्ज़ामिनर पूछ सकता है कि भैया वैगिंग क्या होती है? यस। आईआर किसमें मतलब एनांशोमर किसमें नहीं हो सकता, मतलब वी कैन नॉट बी डिटेक्टेड, मतलब आप ऐसा सोचो कि मैं पेपर बना रहा हूँ, मैं सोचती हूँ मैं पेपर बना रही हूँ, तो इसमें हम ये एग्जामिनर क्यों के नहीं यूज़ पॉइंट कर ऑफ व्यू से सकते? भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वो क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपके पास 100 मतलब 70% क्वेश्चंस का आंसर्स होगा। ऑलरेडी और मेरे प्रिपेयर्ड को होंगे लगता आप। है कि मेरे को ये है कि रेफरेंस जो बुक से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत डिटेल की कुछ ऐसी निटी-ग्रिटीज़ पता लगेगी। जैसे लोग आजकल शॉर्टकट वो पतली किताबें पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट इज़ टू हैव अ स्टैंडर्ड बुक, यस, उसमें अगला मार्क क्वेश्चन करो या मैम मेरा नोट डाउन यही करो। था, रेफरेंस बुक को लेके ही। चलिए, इस पे आपने बात छेड़ी दी तो इसको कंप्लीट कर दीजिए मैम आप, कि स्टैंडर्ड बुक का मतलब क्या। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा शॉर्ट ढूंढते हैं, या फिर नोट्स ढूंढते हैं, या फिर जब कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं ना तो वो पूछते हैं क्या सर ये सफिशिएंट है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उनको बताता हूँ कि भाई आप जो बुक पढ़ने वाले ऑलरेडी हम लोग उस बुक पे जो है काम कर रहे हैं, एंड उसका समरी और हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये सारे नोट्स वगैरह हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स का तो मैम जैसे कितना रोल रहता है, जैसे कुछ मेजर बुक्स अगर आप शेयर कर पाएं जिसको आपने फॉलो किया हो? सर मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बुक्स का काफ़ी मतलब रोल रहता है,
क्योंकि जी मुझे लगता है पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तभी, जब आपको पहले अंदर डेप्थ पता हो कि मुझे पूरी कहानी पता है, रामायण क्या है, फिर राम जी और सीता के बारे में है, जी क्रक्स है मेरे पास, ठीक है? जी जी तो जी मेरे को ये लगता है। तो इस केस में क्या है आपको कि यू हैव टू फर्स्ट रीड द रेफरेंस बुक, जैसे कि केडी त्रिपाठी कॉलोजी की कोकाटे है या ट्रीज़ एंड इवांस है या आपका लैकमैन लिबरमैन है, रेमिंगटन है या जो भी एंसिल आप पढ़ते हैं, पहले आप उसमें वैसे एक बार रीडिंग करके थरो हुए। फिर उसके बाद आप फिर आपके पास जैसे आपके पास समरीज़ है, जैसे आप लोग समरी देते हैं नोट्स की कंटेंट की, मैं कह रही हूँ उसको भी पढ़िए, ठीक है? 2 क्योंकि आपके आप लोगों के पास भी क कॉम्प्रिहेंसिव मटीरियल होता है। जी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बार पूरा एक बार गोता खा लेना चाहिए, उसके बाद तब आपके पास प्रिपेयर जो होना प्रेज़ेंटेड है, चाहिए। यस यस। क्योंकि इससे रीडिंग हैबिट भी होती है मुझे लगता है। बाकी कुछ मैम ऐसा यूनिक चीज जो आपको थोड़ा सा इस फेज में, क्योंकि काफी लंबी जर्नी भी हो गई इसकी, जो है 2023 में वैकेंसी आई, फाइनली अब 2024 के लास्ट में इसका रिजल्ट आ रहा है, बीच में एग्जाम को लेके काफी डिले हुआ। हाँ तो जी। इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि वो फिर जो रहता है कि नहीं ठीक है, 3-4 महीने में हो जाए, 6 महीने में एग्जाम हो जाए, तो मेंटली वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, बट जब लॉन्ग खिंचता है एग्जामिनेशन तो फिर उसमें थोड़ा सा हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता हाँ है। सर, ये डेफ़िनेटली तो ये ये, बहुत इश्यू है क्योंकि जी जी, मैं तो इसको खुद कैसे मैनेज खुद करते ही हैं, ये जो बीच में गैप हो जाता है 6 महीने साल भर, कभी कभी एग्जाम खिंच जाता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सर ये बात तो मैं खुद ही मानती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे बीच में गैप आ गया, तो फिर जी। बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर अरे जैसे मेरे वो को जो खुद पेस गैप है आ वो गया था तो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है। फिर मेरे को तो बहुत अच्छी प्राइवेट में भी बहुत अच्छी पैकेज की जॉब मिल रही थी। जी फिर जी मैंने फिर जॉइन नहीं की कि चलो एक बार डीआई दे लेते हैं, उसके बाद तो प्राइवेट तो कभी होगा भी, ऐसा हो ही जाएगा। तो उसको क्या है कि आप ये सोचो कि नेक्स्ट मंथ है एग्ज़ाम, ऐसे करके मेरे को डेट दे दो। दिमाग को कहते हैं ना, दिमाग को यू कैन फूल योर ब्रेन। तो उस हिसाब से आप अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना, साइकिल है, आप साइकिल धीरे-धीरे चलाते रहो, रोको मत। आप चाहे जी 4 लाइन पढ़ लो, आप ये सोचो जैसे आपका एक टाइम का खाना है, 4 लाइन पढ़ लो तो एट लीस्ट देयर वुड बी समथिंग और सैटिस्फैक्शन रहेगा। तो एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो, जब भी हो तो यू विल बी ऑलवेज़ रेडी। फिर एकदम से जैसे कि डेट ब्रेक होती है, फिर आपके और उन लोगों में क्या डिफरेंस आएगा जो आपसे कम्पीट कर रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट थे, तो आपको हमेशा एज मिलेगी, आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता होगा। तो ये है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं खोनी है। यस यस। अभी तक की जो मैम कन्वर्सेशन आपसे हुई, उससे ये पता लगा कि कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट की। सेकंड चीज जो है, येस, आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, लेकिन शॉर्ट नोट बनाने से पहले मेक श्योर दैट कि आप जो है पूरे होल थिंग से आप जो है गो थ्रू हो चुके हैं। राइट। ये एक बेसिक एस्पेक्ट जो होता चीज़ है। नहीं समझ आती उसको क्लियर करें, जितने हो यस। सकते हैं कांसेप्ट्स। अच्छा मैम, ये जो जैसे आपको काफी एक्सपीरियंस रहा है, तो इस, हाँ सर, तो मैं यही कह रही थी जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो मेरे काफ़ी काम आया है। जी जी और क्योंकि एक एज़ अ टीचर आप जो चीज़ें हैं बच्चों को पढ़ाते हो, तो आपके अंदर भी वो मेमोरी रहती है। और दूसरा क्या है कि एक टीचर की निगाह से आप सोचते हो कि आप क्या पेपर, जैसे हम सोचते हैं कि हम क्या एमसीक्यू बनाएँ, तो वो एक दिमाग में आ जाता है, अगर मैं एग्ज़ामिनर हूँ तो मैं क्या क्वेश्चन बनाऊँगी। तो यस। वो डिटेल्स में पढ़ने की आदत हो जाती है। तो हाँ, एक्सपीरियंस ने भी काफ़ी हेल्प किया है। एकेडमिक जो बैकग्राउंड आपका रहा है वो काफी हेल्पफुल रहा है इसके लिए। जी, ज़रूर। मैम, जैसे कुछ चीज़ें मैं सिविल सर्विसेज के, मैंने कुछ एग्जाम्स वगैरह भी दिए अपने टाइम पे, मैंने कुछ एग्जाम्स डीआई के क्वालिफाई भी किए। तो कुछ जी क्वालिटीज सर। मैंने ऑब्जर्व की, जब आप इंटरव्यू दे रही थी तो आपसे कुछ वो क्वालिटीज ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो सिविल राइट सर, सर्विसेज में राइट। एक होता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी चेक करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज वो चेक करने की कोशिश करते हैं, वाई क्वेश्चंस? बिल्कुल सर। सर कर रहे थे, वो एक्चुअली क्या था कि बस फटाफट से क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे ना, देखने के लिए कि कितना मैं प्रेशर हैंडल कर सकती हूँ। यस। एक वहाँ से पूछ रहा था, एक का खत्म हुआ तो फटाफट से उन्होंने दूसरे पैरालिस्ट के पास चला गया। जी फिर एक अगर मुझे फार्माकोलॉजी पूछ रहा तो एक ने उत्तराखंड स्टेट के बारे में पूछ लिया। तो हाउ डू आई मैनेज थिंग्स, ऐसे करके जी। मैनेजेबिलिटी, फिर स्पॉन्टेनिटी देखी, स्टेट इन केस स्पेसिफिक मुझे एग्जाम्स में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे? सब मेरे में पूछा था, सब मेरे साथ सबके में नहीं पूछा था। एक तो मैं आई वाज़ द फर्स्ट कैंडिडेट ऑन दैट डे उस ओके। पैनल के पास, तो उन्होंने तो अच्छे से मुझे हाँ, खंड स्टैंडर्ड वगैरह के। उत्तराखंड के, यस यस यस। हाँ, सारे मानस खंड ये सब पूछा था, तो आई लकीली आई न्यू इट। तो उन्होंने स्टेट के बारे में भी पूछा था, मतलब सुपरफिशियल बट था, इट वाज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि ईज़ी नहीं कहेंगे, बट पूछा था उन्होंने, तो वो भी मैं थोड़ा पढ़ के आई थी, तो उससे मेरे को हेल्प मिली। वो यस आपका देखते हैं कि जनरल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो, हाउ यू आर एबल टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट एंड व्हाट आर योर एक्सप्रेशंस लाइक। या आप अगर कुछ चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा, अरे वो मुझे कह रहे थे क्या करोगे डीआई बन के, अरे टीचिंग कर लो, अभी ये कर रहे हैं, क्या है ये जॉब, ऐसे मतलब बिल्कुल ही डिमोटिवेट कि डिमोरलाइज आप कर सोच भी नहीं सकते। रहे, डिमोरलाइज करने की कोशिश तो कर रहे थे। हाँ, तो वो मेरा चेहरा तब देख रहे थे कि मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि डू आई एम रियली गेटिंग अनॉयड या ऐसा है। तो हम्म। काम एंड कंपोस्टर मेंटेन करना करा, तो फिर वो उस चीज से हेल्प मिलती है। मैम, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन हमारी भी जो है आने वाली है, और काफ़ी जनरेशन जो है
आ भी रही हैं, और जो आपके बाद वाले एस्पिरेंट्स हैं दे आर आल्सो एस्पायरिंग फॉर द सेम ड्रीम, तो उनके लिए कुछ सजेशंस अगर आप दे पाएं तो, कि क्या बस उन्हें मेरा नहीं करना चाहिए और क्या उन्हें करना चाहिए, ऐसा कुछ एस्पेक्ट सर अगर अगर हो। जी। डीआई की पोजीशन के लिए वो सोच रहे हैं, तो वही आपकी बात है कि दे शुड हैव अ स्ट्रेटेजी। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे हम तीर हवा में चलाते, तीर चला तो रहे पर बिना कोई एम के। हमें वो हम्म, स्ट्रेटेजी ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि हमने कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है? और कंसिस्टेंसी, मतलब चाहे आपकी, देखो सर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि महीने में 30 दिन पढ़ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हार्डली कोई होगा, उससे 2-4 दिन स्किप हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर डेफिनेटली। आप ट्राई करोगे, एक फ़ोन भी सबके पास रहता है, स्मार्टफ़ोन होता है। कुछ उससे स्क्रॉल कर लिया, तो एक आपके नॉलेज बैंक में ये एक चीज़ आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका डीआई है, कोई भी कॉम्पिटिटिव है, चाहे आप आईएएस, पीसीएस भी आप देखते हैं ना, करते हैं लोग, तो दे स्टार्ट बिल्डिंग ओवर फ्रॉम ईयर्स। तो ये क्या है, एक रीडिंग की हैबिट, कुछ नया सीखने की हैबिट और कंसिस्टेंसी कि भाई आज मैंने चाहे एक पेज पढ़ना है या आधा, एक लाइन पढ़नी है, बट इट शुड बी देयर, मेरे एक घड़े में एक बूंद जरूर जाना चाहिए। तो आई यस, थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट शुड बी इन द कंटिन्यूएशन। मतलब और ये भी सोचना चाहिए कि मैं ऐसा सामने वाले के उससे ऐसा क्या करूं जो सामने वाला ना कर पाए, मुझे एक दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट मिले। मैं तो एक बात। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मैम होता है कि एग्जाम प्रेशर, क्योंकि ये जो ऐसी समस्या है ना, इससे मैं भी काफी टाइम तक परेशान था, टू बी ऑनेस्ट। 2-3 एग्जाम में, खास करके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में थोड़ा सा इश्यूज आए थे मेरे टाइम पे जब मैंने दिए थे। एग्जाम प्रेशर को लेके बच्चे परेशान होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पूरे साल भर प्रिपरेशन, 1.5 साल 2 साल जितनी प्रिपरेशन करनी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो जो 2 आवर्स 3 आवर्स एग्जाम का होता है, उसको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सब लोग अपने सर अपने तरीके से उसको मैनेज करते हैं, तो आप कैसे, आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया था मैम? सर मैं कहती क्योंकि हूँ, कुछ हम क्वेश्चंस ह्यूमन बीइंग्स प्रेशर हैं तो बिल्डअप प्रेशर। कर रहे होंगे उस समय। जी। सर तो आप सोचिए, विराट कोहली भी खेलते हैं पिच पे, तो प्रेशर उन पे भी होता है। अगर यस। मेरे पे प्रेशर ना होता तो शायद मैं फर्स्ट रैंक ले आती या टॉपर होती। प्रेशर तो सब पे होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैंने प्रेशर ले लिया, इस प्रेशर ने मुझे दबा दिया, तो मैं कभी उठ नहीं पाऊँगा, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाऊँगा। जी। तो मुझे थोड़ी देर इसको झेलना है एंड आई कैन डू इट। अपने आप को मोटिवेट करना है, येस आई कैन डू इट, एनीथिंग कैन बी डन। आप अगर मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हैं, आप अगर पॉजिटिविटी में थोड़ी ब्रेथ वर्क करिए। कहते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जी। 6 ब्रीदिंग करिए, कोशिश करिए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए, इट रियली हेल्प्स। थोड़ा आप अपने आप को बीच में ब्रेक्स दें, थोड़ा-सा गाना-वाना सुनें, यू टू मेक, अगर आप मतलब 24 घंटे पैशन जो पढ़ते भी आपके रहेंगे हैं, तो या आपको, जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती हैं, उसको हाँ, थोड़ा। जो उसको उसको आप करें बिल्कुल। और एक ही प्रेशर सोचिए कि क्या होगा इस दुनिया में, मैं सोचती हूँ सबसे बुरा क्या होगा? क्या हो सकता है? वो जी। हो जाएगा, और हो भी जाएगा तो 1 कप कॉफ़ी पी, जो ठीक है, वो होगा या वो होगा, तीसरी कोई चीज़ नहीं। कौन-सा हम परमानेंट है लाइफ में, पर ये कि व्हेन वी हैव टू गो एंड टेक अ शॉट, तो व्हाई नॉट, डोंट टेक अ प्रेशर, बस ये करो कि हाँ, मैं प्यार से और बिना बोझ के पढ़ रहा हूँ, तो इट वुड हेल्प अ लॉट। वैसे सारे मैम पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए जो इंपॉर्टेंट बच्चों के एस्पेक्ट होते हैं। चूंकि एक्सपीरियंस को लेके मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट बैठता है तो उनसे एक्सपीरियंस को लेके काफ़ी सवाल पुटअप होते हैं। तो जी जैसे सर। सवाल वो पूछ सकते हैं कि आप ऑलरेडी एकेडमिक्स में हैं, देन व्हाई यू आर कमिंग फॉर दिस ड्रैग हाँ, इंस्पेक्टर। मुझसे पूछा था, तो ये वाला यू क्वेश्चन आर इन कैसे प्रिपेयर एकेडमिक्स। करें, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं और हमें उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा उनके क्वेश्चंस को। तो ये कैसे आपने सर प्रिपेयर किया था और कैसे आंसर से इसको आपने जो है सर उनको। वो मुझे बार-बार कह रहे थे कि आप एकेडमिक्स में क्यों नहीं जाते? आपका तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर निकलने वाला है, ये जी। निकलने वाला है, आप हम्म, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि सर आपने वो नहीं भरा। मैंने कहा मैंने वो नहीं भरा क्योंकि मुझे डीआई बनना था। मैंने उनको पॉज़िटिविटी दिखाई यस कि यस। भई आप मुझे कर रहे हो, मैंने पॉज़िटिविटी दिखाई कि नहीं भई मुझे डीआई करना था, इसलिए मैंने ये फलाना एग्ज़ाम नहीं भरा है और ना मैं आगे भरूँगी। और जी। मेरा सर सच में तो मेरा एक लाइफ़ से लार्जर एम है, एक पर्पस है लाइफ़ में, कि आई वाज़ इन अ कंपनी, तो आई यूज्ड टू सी कि लोग कोडीन-वोडीन कोशिश करते थे चोरी करके खाने की, फिर उनको वॉमिटिंग होती थी, तबीयत खराब होती थी। स्पूरियस ड्रग की वज़ह से मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने एक बार टैबलेट खाई पैरासिटामॉल की, मेरा बुखार ही नहीं उतरा। तो ये अगर आप सोचिए इंटीग्रेट, बहुत ही आप सोचिए, हम सर्जरी के लिए जा रखे हैं, एनेस्थीसिया ही काम नहीं कर रहा है और डॉक्टर ने हम पे कैंची चला दी। तो अगर आप उस लेवल तक सोचोगे, तो मैं उस लेवल तक सोचती थी कि अगर मुझे एक बार भगवान मौका दे, तो ये मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ अगर के मिलती है खिलाफ तो मैं नहीं। डेफिनेटली इन सब पे काम करना चाहूंगी। हुँ। जी जी जी। मतलब इंटेंशन आप अपनी दो, कि आप इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, आप स्टेट को सर्व करना चाहते हो या आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि अच्छी इंटेंशन भगवान पे पहुँचती है, वो तो इंसान ही है। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल मैम, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, आपने समय जो हमें दिया, थैंक यू सो और मच मेरे सर। ख्याल से जो हमारी फ्यूचर जाने वाली जनरेशन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हाँ और सर, होपफुली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग की टेक ले सकते हैं वही है कि कंसिस्टेंसी है और हमें प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए,
और डेली जो है हमें थोड़ी बहुत पढ़ाई जरूर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 1 घंटे जी, पढ़ा फिर उसके बाद जो है और एक्सपीरियंस और ऐसे इसको लेके कुछ बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, बट ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो है आंसर प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा बिल्कुल, कि आप एग्जैक्टली आप इस पोस्ट पे क्यों आना चाहते हैं और हम आपको एज ए डीआई क्यों चयनित करें जब क्यों ऑलरेडी आप इस चेंज पोस्ट करें? पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। Thank- जी मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। थैंक यू फॉर योर थैंक यू सो मच सर। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।